इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट हैमलेट। आज की क्लास में मैं हैमलेट पर बात करूंगा। ये जो सेशन होगा केवल इंफॉर्मेटिव होगा। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा यू हैव टू टेल मी अगेन जब मैं आपसे पूछूंगा। इन दिस सेशन आई विल नॉट टेल यू एनी स्टोरी। इन दिस सेशन आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग दैट इज यू कैन से कि thought oriented or any ideas. No, not at all. Fact and information related to Hamlet I will share with you. और दूसरा चीज फिर से मैं कहूंगा कि Hamlet से रिलेटेड जो वीडियो whether you go on my YouTube channel you have to only put Hamlet by मोहम्मद शमी which will come। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया। मैंने उसका लिंक जो है टीचमेंट टाइप की स्टडी मटेरियल पर भी शेयर किया। तो अगर एक प्ले को लेकर के हम बात करते हैं तो आपको कम से कम उस सारी चीजों को कवर करना होगा या उसके साथ चलना। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क, क्या सबको मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, अगर ज्यादातर रिस्पांस आ रहा है कि आवाज जा रही है जिसका मतलब कि इधर साइड से नेटवर्क सही है। जहां पे आवाज नहीं पहुंच रही होगी वहां पे नेटवर्क का इश्यू होगा उनके एरिया में। तो लेट मी बिगिन कि जो हैमलेट है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेजिडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। इट पब्लिश्ड इन 1602। मैंने आपको बताया कि जो हैमलेट है या शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज है उसमें सबसे पॉपुलर मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 1602 ईस्वी में पब्लिश होता है। एंड इट कम्स इन द थर्ड फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी करियर। शेक्सपियर का लिटरेरी करियर जो थर्ड फेज है, जो पीरियड ऑफ डार्क एंड ग्लूम वाला था, उसमें ये आता है। हैमलेट जो आपका प्ले है इसका जो सोर्स है थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी है। ऑलरेडी यू नो, फिर भी मैं इसे बता रहा हूं। और हैमलेट को लेकर के टीएस एलियट ने एक बड़ा बयान दिया था कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये कई बार पूछा जा चुका है। फिर से मैं बता दूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट हैमलेट। हैमलेट एज अ प्ले falls in the category of tragedy, four great tragedies of William Shakespeare. It published in 1602 and you will come to know it falls in the third phase of William Shakespeare's literary career. That was what? That was the आपका एक ऐसा जहां पे डार्क ग्लूमी या डार्क साइड ऑफ लाइफ को उन्होंने प्रेजेंट किया होगा। हैमलेट का जो सोर्स है थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी है। हैमलेट के बारे में टीएस एलियट ने कहा है कि जो हैमलेट है इट्स एन आर्टिस्टिक फेल्योर। और उनके कहने के पीछे एक मकसद था। वह मकसद क्या था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रॉपर यूज नहीं हुआ था। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है यह एक फ्रेज है जिसको टीएस एलियट ने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है अपने क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इसी प्ले के नाम पर उन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के नाम से एक क्रिटिकल एसे लिखा। हु रोट दिस क्रिटिकल एसे? टीएस एलियट ने। और वह जो एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इट पब्लिश्ड इन 1919 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। उसी में उन्होंने किसके बारे में बात किया था? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और उसी के रिगार्डिंग ये कहा था कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की जो हैमलेट है उसमें क्या स्टोरी है ये आप पहले से वाकिफ है। नहीं भी वाकिफ है तो स्टोरी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पूरा लाइव जिसमें केवल स्टोरी मैंने बताया है। और एक वीडियो व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैंने सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं। वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी फिर भी एक सजेशन है कि हैमलेट से रिलेटेड जो आप कह सकते हैं कि मूवी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट आपका ये कि जो हैमलेट जो ये प्ले है यू विल कम टू नो कि ये जो प्ले है इट्स हाईली सिग्निफिकेंट। जो हैमलेट प्ले है यह काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और क्यों सिग्निफिकेंट है? हैमलेट जो प्ले है वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इसमें एक ऐसे यूथ कहानी है
जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यू विल कम टू नो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एक ऐसे यूथ है। हैमलेट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय हु इज अ प्रिंस, जो एक राजकुमार भी है, लेकिन एक ऐसा प्रिंस है, वन ऑफ द मोस्ट फिलोसफिकल कैरेक्टर, व्हाट आई वुड लाइक टू राइट, वन ऑफ द मोस्ट फिलोसफिकल कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के प्ले का सबसे फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर या हीरो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फिलोसफी या इस तरह का जो लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, माँ के प्रति उसके अपने का जो, जैसे उसने उसका जो व्यवहार है, उन सब में भी आपको एक फिलोसफी नजर आएगी। तो हैमलेट एज अ कैरेक्टर इज व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल character among all Shakespearean tragedies, among all Shakespearean tragedies के जो हीरोज उसमें है। दूसरा चीज, जो हैमलेट जो प्ले है, इसकी जो सेटिंग है वो डेनमार्क में। कहाँ पर है? डेनमार्क में। सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्ले का थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका सेटिंग है वो डेनमार्क में है। हैमलेट जो है वह एक यंग बॉय है, and you will come to know कि he is studying in BA second year. He is pursuing BA. He is in second year from Wittenberg University. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हैमलेट इज डूइंग ग्रेजुएशन। हैमलेट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से, WITTENBERG, विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी। मैं यहीं तक रोकूंगा, और मैं जो है सबसे पहले अतुल वैश्य जी से जानना चाहूंगा कि अतुल वैश्य जी, जो हैमलेट है ये कब पब्लिश हुआ? हैमलेट का सोर्स क्या है? थॉमस किट्स का शेक्सपियरियन, इज इट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इज इट स्पेन? ओके, इट्स स्पेनिश ट्रेजेडी। प्लीज म्यूट, प्लीज। हाँ, what is the source? When you talk, नहीं, when you talk about कि थॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजेडी, देयर माइट बी कि जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका जिक्र इस स्पेनिश ट्रेजेडी में हो। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो आप नाम बता रहे हैं, इज इट द वर्क ऑफ थॉमस किट? Kids are Hamlet. I don't know Kids are Hamlet, but you will come to know when you talk about Thomas Kidd's Spanish tragedy. Even in most, you can say कि जितना भी पॉपुलर बुक्स है, उन सारे पॉपुलर बुक्स में देर इज अ सोर्स कि थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, और वो जो दिया गया है, आई डोंट नो कि वो क्यों दिया गया, उसका पर्पस क्या है, लेट मी आल्सो चेक। लेकिन एक चीज उन्होंने किया है कि जो सोर्स है वो थॉमस किड का नाम उन्होंने रखा है। और हम सारे लोग अभी तक जब तक क्लास करते चले हैं, लगातार मैंने बताया कि थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है। इवन इन अदर बुक्स यू विल आल्सो गेट द सेम थिंग, स्पेशली खास करके जब आप जो है उनको पढ़ेंगे, एम एच एब्राम्स को पढ़ेंगे, तो एम एच एब्राम्स का जब वो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट बताते हैं और थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी की बात करते हैं, तो वहां पर भी ये जिक्र आता है। तो
ये जो पॉइंट है, बाकी अगर उन्होंने ऐसा कुछ यूज किया है तो आई डोंट नो उसके पीछे पर्पस क्या है, हो सकता है कि कुछ हो, बट आई डोंट। नहीं, नहीं, यू हैव टू गो ओनली दिस पार्टिकुलर पॉइंट की थॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजेडी, अगर कुछ होगा हो सकता है उसका और कुछ नाम हो, या कोई उसमें एक कैरेक्टर की शक्ल हो कि कोई कैरेक्टर थॉमस किट्स की उस स्पेनिश ट्रेजेडी का हो जो हैमलेट के नाम पर रहा हो, इस वजह से हो सकता है। एंड हु इज द ऑथर, वही सेम सेम थॉमस किड। जी, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आई डिडंट फाइंड, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, आई डिडंट फाइंड। क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्स मिला है वो हमेशा हर जगह थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी ही मिला है। आई डिडंट फाइंड, नियर फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मुझे मिलता है, मेरी नॉलेज में आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम तीनों लोग, चाहे चंद्र प्रकाश जी, मनोज जी ने या अतुल जी ने, हम लोगों ने केवल जो डिस्कशन किया उसमें यही रहा कि हम लोग सर्टेन नहीं है, वो भी उसमें भी जो दिया जा रहा है कि प्रोबेबली या देयर इज अ चांस कि ऐसा हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि इसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बिल्कुल सेशन के लास्ट में करेंगे, जब हेमलेट कंप्लीट हो जाएगा, अपना नोट करके रखिएगा। बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड तो पूरा फ्लो गड़बड़ हो जा रहा है। हम सारे लोग क्वेश्चन को लिख करके अगर किसी को पूछना होगा तो अभी जैसे ही पूरा होगा उससे रिलेटेड वी विल डिस्कस। एक चीज जो मैं इधर शिवांगी जी से जो मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन की हेमलेट का जो सेटिंग है, शिवांगी जी कहाँ पर है? या गुड आफ्टरनून। मैडम टेल मी द हैमलेट की सेटिंग डेनमार्क में है। मैडम जो हैमलेट का एक तरह से प्ले जो है उसका थीम क्या है? हैमलेट जो प्ले है, या नहीं मैडम, वो मैकबेथ का है। चंद्र प्रकाश जी, डिले इन एक्शन। हैमलेट जो प्ले है उसका जो थीम है डिले इन एक्शन है, ठीक है, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, रिवेंज मोटिव भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर रिवेंज मोटिव और डिले इन एक्शन दोनों आ जाता है तो आपको किसके साथ जाना होगा? डिले इन एक्शन के साथ जाना होगा। कारण है कि उसका जो थियरी है, प्रोकास्टिनेशन, PROCASTINATION, ये जो डिले इन एक्शन है, यह जो है हैमलेट के कैरेक्टर को दिखाता है, यह उसके नेचर में है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स he gets opportunity to murder his uncle, but he just what he delays, even he gets the chance to murder his uncle but he delays. This is why is its the theme is revenge motive and delay in action। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। जो हैमलेट है इट्स द लार्जेस्ट ट्रेजिडी। हैमलेट आपका क्या है? लार्जेस्ट ट्रेजिडी, समय के हिसाब से 23 आवर्स को एक कवर करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो हैमलेट है जो कैरेक्टर के रूप में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल कैरेक्टर एमंग शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरोज। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि जो हैमलेट है वो जो है क्या है कि ही इज अ यंग मैन ऑफ 22 years old, a student of BA second year from Wittenberg University। मैं चंद्र प्रकाश जी से जानना चाहूंगा जिस यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया है, हैमलेट बीए की डिग्री परसू कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, और वो किस यूनिवर्सिटी से परसू कर रहे हैं? स्पेलिंग क्या है? या फिर से? WITTEN,
WITTENBERG, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। अच्छा खैर कोई बात नहीं, उसके बाद जो है यू विल कम टू नो, अब उसकी सिचुएशन को, उसके कैरेक्टर्स को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। जो सबको पता है, मैंने बताया कि यह एक इंफॉर्मेशन है आपको रटाने का, आपसे इंटरेक्ट होने का। मैं समझता हूँ मुझसे बड़े आप स्कॉलर हैं, बट एक रेगुलरिटी लाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। कोई मैंने फिलोसफिकल थॉट नहीं बताया है। फिलोसफिकल थॉट का पूरा वीडियो मैंने बता दिया है कि उसमें लाइव पड़ा हुआ पूरी स्टोरीज मैंने उसमें शेयर किया था, कैसे कैसे क्या होता है। नाउ जो हैमलेट है, ये हम सारे लोगों को पता है कि हैमलेट जो है किसके सन रहे हैं। हैमलेट वाज द सन ऑफ किंग हैमलेट। किंग हैमलेट का मर्डर उन्हीं के भाई के द्वारा कर दिया जाता है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम क्लाउडियस है। तो अभी तक कैरेक्टर को लेकर के तीन कैरेक्टर की बात हुई है। एक नाम कौन, हैमलेट जो हीरो है। हैमलेट किसके बेटे हैं, किंग हैमलेट, जिनका गोस्ट एपियर होता है, GHOST, जिनका गोस्ट एपियर होता है, वो जो है किंग हैमलेट का गोस्ट है। एंड यू विल कम टू नो हैमलेट इज द सन ऑफ किंग हैमलेट। और वो जो किंग हैमलेट है, उनका मर्डर उन्हीं के भाई के द्वारा कर दिया जाता है, बाई पोरिंग पॉइजन इन हिज ईयर व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन द गार्डन। या व्हाट वाज द स्टोरी, मैंने इसीलिए कहा स्टोरी आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट दिस क्लास इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो तीन कैरेक्टर आया, एक हैमलेट हो गए, एक किंग हैमलेट हो गए, दूसरा क्लाउडियस हो गए। अब अगर क्लाउडियस के बारे में पूछा जाता है, तो क्लाउडियस विलेन भी है, रिश्ते में जो है हैमलेट के चाचा हैं। अगर देखा जाएगा तो रिश्ते में हैमलेट के चाचा है, और हैमलेट के फादर के मर्डरर भी है। और दूसरा चीज ये भी है कि वो हैमलेट के स्टेप फादर भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो है जब हैमलेट, किंग हैमलेट को मार दिया जाता है, तो हैमलेट की मां गर्ट्रू उनके चाचा, हैमलेट के चाचा क्लाउडियस से मैरिज कर लेती है। तो ये कोई रीजनिंग का क्लास नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप बता दिया जा रहा है ताकि चीजें और आसान हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा तो उनको हैमलेट पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन जिन्होंने लोग पीजी किया होगा उनको हैमलेट पढ़ने का मौका मिला होगा। इवन बहुत सारे लोगों ने और क्लासेस अटेंड किए होंगे। तो जो रिलेशनशिप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने कैरेक्टर को मैंने इंक्रीज किया। पहले हैमलेट पर बात हुई। हैमलेट एक यंग बॉय है, 22 ईयर्स ओल्ड, हु इज परसुइंग BA फ्रॉम विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिडीज। उसके फिर ये बताया गया कि हैमलेट बेटे हैं, किसके बेटे हैं, हैमलेट जो है किंग हैमलेट के बेटे हैं। किंग हैमलेट का जो मर्डर है कौन करता है, क्लाउडियस नाम का एक आदमी करता है। और क्लाउडियस सगे भाई है, किसके सगे भाई, किंग हैमलेट के। अगर उनके सगे भाई है तो वो हैमलेट के चाचा हुए। लेकिन एक कहानी और यही होती है कि जब वो उनका मर्डर कर देते हैं तो इसकी जानकारी किसी को नहीं है। और इतना आप कह सकते हैं कि इनोसेंट फेस बना करके हैमलेट के पास और हैमलेट की माँ के पास आते हैं कि लास्ट में आप लास्ट में क्या ड्रामा में आप ये देखेंगे कि हैमलेट की माँ गर्ट्रू अभी उनके हस्बैंड को मरे हुए कुछ ही दिन हुआ होगा, जिसे हिंदी में अगर कहा जाए कि अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई होगी, कि उन्होंने जो है क्या किया, किससे शादी कर लेती है, वो जो है क्लाउडियस से शादी कर लेती। तो ये एक तरह से डोमेस्टिक ट्रेजिडी है। अब आप कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेजिडी ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया। एक परिवार के दुख की कहानी और एक चाचा भतीजे की लड़ाई है। उस चाचा भतीजे की लड़ाई में माँ का भी एक अहम किरदार है, और कैसे चाचा भाई का मर्डर करके साम्राज्य भी ले लेता है, उनकी पत्नी को भी ले लेता है, और इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और ये कहा जाता है कि इयागो के बाद अगर कोई बड़ा विलेन है तो वो क्लाउडियस। मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इयागो के बाद अगर कोई बड़ा विलेन है तो वो कौन है, वो क्लाउडियस है। तो गर्ट्रू मदर ऑफ हैमलेट, क्लाउडियस चाचा ऑफ हैमलेट, स्टेप फादर ऑफ हैमलेट, एंड आल्सो ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट। मर्डरर भी वो है, विलेन भी है, लेकिन एक तरह से इनोसेंट फ्लावर का लुक देने की कोशिश करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया जो दो तीन कैरेक्टर अभी डिस्कस हुआ।
नाउ अब उसके बाद एक इमेज आती है, वह इमेज हमारे सामने क्या बन रही है? हैमलेट को ये पता चलता है कि उनके चाचा ने ही उनके पिता का मर्डर कर दिया। पिता का मर्डर करने के मतलब किंग हैमलेट का। कैसे पता चलता है? जब आप पूरी मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा कि ड्रामा के शुरू में पहली ही सीन में किंग हैमलेट के गोश्त की एंट्री होती है, उसका भूत आता है और उस भूत को कुछ सैनिक देखते हैं। सैनिक जाकर के एक कैरेक्टर है जिसका नाम होरेसियो, HORATIO, होरेसियो नाम के कैरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। होरेसियो जो कैरेक्टर है वह आता है और वह जानना चाहता है व्हाट्स द प्रॉब्लम। गोस्ट उससे कहता है कि आई विल नॉट टॉक विद यू, नॉट शेयर एनीथिंग, गो एंड इन्फॉर्म हैमलेट, आई विल टॉक टू हैमलेट। आप चीजों को देखिए, चाचा ने भाई का मर्डर कर दिया। भाई का भूत जो है बहुत सिंपल में मतलब अगर देखा जाए, चूंकि कहानी आपको लग रहा होगा कि सर जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बच्चे वाली कहानी सुना रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल, कुछ थोड़ा सा वैसे भी पैंडेमिक का दिमाग का दही बन चुका है। तो चाचा जो है क्या करते हैं, उनका वो करते हैं और जो है उनका जो गोश्त है वह अपीयर होता है, और जब वह अपीयर होता है तो वह कहता है कि आई विल नॉट टॉक टू एनी वन एक्सेप्ट हिम। हैमलेट आते हैं, हैमलेट को कहानी बताता है, जबकि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। हैमलेट शुरू में यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि तो सुपर नेचुरल क्रिएचर है, क्या हमें यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर भी उनके माइंड में एक निगेटिव थॉट तो बन ही जाता है, किसके प्रति? चाचा के प्रति। अब हैमलेट इस पार्टिकुलर चीज को पता लगाने में लगे हुए हैं कि रियलिटी क्या है। मैंने जो आपको कहानी बताई उसमें एक और किरदार, एक और कैरेक्टर मैंने जोड़ा। वह कैरेक्टर कौन है? होरेसियो है। होरेसियो से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यह बहुत ही अहम कैरेक्टर है। होरेसियो नाम का जो कैरेक्टर है वह इसलिए अहम है, वह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि होरेसियो एक तो किसका अटेंडेंट है? हैमलेट का अटेंडेंट। ही इज एन अटेंडेंट ऑफ हैमलेट नंबर वन, and he is an example of flat character. He is only the character who remains alive in the end of the play. सारे लोग मार दिए जाते हैं लेकिन लास्ट में जो है वो जिंदा रहता है। जब हैमलेट भी मर जाते हैं लेयटीज के साथ ड्यूल में, तो होरेसियो सुसाइड करने की बात करता है, तो हैमलेट उनको रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू रिमेन अलाइव बिकॉज यू हैव टू टेल द स्टोरी ऑफ द कमिंग जनरेशन, कि हैमलेट कौन रहे हैं और उनके साथ क्या हुआ। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि इस पूरी कहानी में जो किरदार है, अगर आपने उनको समझ लिया तो आधी जंग आप जीत गए। सारा कुछ किरदार का होता है, सारा कुछ थीम का होता है, सारा कुछ सेटिंग का होता है। सेटिंग डेनमार्क में है, थीम जो है रिवेंज मोटिव है, और साथ ही साथ डिले इन एक्शन, जिसको प्रोकास्टिनेशन भी कहा जाता है। अगर हो सकता है कि आपको प्रोकास्टिनेशन आए या डिले इन एक्शन। और किससे रिलेटेड है? एक राजघराने से रिलेटेड है। उस राजघराने में किंग हैमलेट है, उनका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम क्या है? प्रिंस हैमलेट। दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा, हैमलेट दोनों लोगों के साथ है, एक के साथ किंग हैमलेट, दूसरे के साथ प्रिंस हैमलेट। किंग हैमलेट का मर्डर उनके भाई क्लाउडियस कर देते हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद उन्होंने मर्डर करने के बाद जो है किंग हैमलेट की पत्नी गर्ट्रू को भी इमोशनली या चाहे जैसे बहला फुसला के उनसे शादी कर लेते, पूरा साम्राज्य ले लेते हैं। हैमलेट को भी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि इनको जो स्टडी करने के लिए भेज दिया जाए। तो हैमलेट के बारे में मैंने बताया कि बीए सेकेंड ईयर परस्यू कर रहे हैं विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से, ऑल दिस। अब जो है किसी तरह से कहानी पता चलती है, कैसे पता चलती है? उनका घोस्ट अपीयर होता है, होरेसियो से मुलाकात करता है, होरेसियो से कहता है हैमलेट को भेजो, मैं हैमलेट से बात करूंगा। घोस्ट ये सारी बात बताता है, बट देर इज अ डाउट इन द माइंड ऑफ हुम, देर इज अ डाउट इन द माइंड ऑफ हैमलेट। और वह कौन सा डाउट है? द पार्टिकुलर स्टेटमेंट, द पार्टिकुलर थिंग टोल्ड बाय द गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, इज इट ट्रू और? जो घटना किंग हैमलेट के भूत ने बताया वह सही है या नहीं? क्या मेरे फादर के
मर्डर करने वाले मेरे चाचा है या नहीं। इस पार्टिकुलर चीज का पता लगाने के लिए हैमलेट क्या करते हैं, वैसे ही कहानी बना करके, वैसी सिचुएशन बना करके, कुछ प्लेयर्स लेकर के वे जो है एक दूसरा प्ले करते हैं जो उसी प्ले में है। इसीलिए इसी प्ले में एक बात कही जाती है, प्ले विद इन प्ले। इसको और का क्या नाम दिया गया है, माउस ट्रैप थियरी। माउस का मतलब चूहा पकड़, जान ही रहे, ट्रैप का मतलब फंदे में लेना। एक ऐसी थियरी जिससे आप चूहा पकड़ ले। चूहा पकड़ने से मतलब यहाँ पे चूहा नहीं है, चूहा पकड़ने से मतलब यह है कि जो भी इसको आप जो है क्या जान रहे हैं कि आपको डाउट है कि इस आदमी ने काम किया, उसको पता लगाने के लिए, उसको उसकी हकीकत को जानने के लिए कि क्या क्लाउडियस रियल मर्डरर है या नहीं, क्या क्लाउडियस ने मेरे चाचा का मर्डर किया नहीं। जो थियरी, जो तरीका हैमलेट ने अपनाया, उस थियरी को क्या कहा गया, माउस ट्रैप थियरी। उसको जो है क्या कहा गया, माउस ट्रैप थियरी। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि यही चीज प्ले विद इन प्ले है। हैमलेट ने प्ले विद इन प्ले को करने के लिए जिस राजा की कहानी लिया, वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जिस राजा की कहानी को लिया वह ऑस्ट्रिया के राजा गोंजालो रहे। ऑस्ट्रिया के किंग गोंजालो, GONZALO। ये बात किताब में पेज नंबर 69 पर है। ऑस्ट्रेलिया के सॉरी ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना, उसके किंग गोंजालो और उनकी वाइफ बैप्टिस्टा का उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर लिया। बैप्टिस्टा उनकी वाइफ और गोंजालो का। और जब वो जो है क्या करते हैं कि ये प्ले परफॉर्म करते हैं, तो क्लाउडियस के चेहरा बिल्कुल लाल पीला होने लगता है और क्लाउडियस कहता है रोकिए इस प्ले को। हैमलेट का शक यकीन में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब कि अब ड्रामा अपनी एक दूसरी दिशा पकड़ रहा है। जो रिवेंज मोटिव अभी माइंड में था, अब वह रिवेंज मोटिव हैमलेट जमीन पर उतारेंगे। और ये कब होता है, उस प्ले विद इन प्ले के बाद। तो जो किरदार बताया गया, होरेसियो, हैमलेट, क्लाउडियस, गर्ट्रू, प्ले विद इन प्ले जो सीन बताई गई, और साथ ही साथ आपको ये बताया गया कि इसमें जिस किंग की कहानी लिया गया वो कहां से रहे, ऑस्ट्रिया के। उनका नाम गोंजालो था और उनकी वाइफ का नाम बैप्टिस्टा रहा। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ड्रामेटिस्ट ने एक फीमेल कैरेक्टर के रूप में आपको दो लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो गर्ट्रू, जो उनकी माँ है, ओ, और एक दूसरी फीमेल कैरेक्टर ओफिलिया। हैमलेट यंग ब्लड है, श्योरली एंड सर्टेनली वो किसी न किसी के साथ उनका अफेयर रहा होगा। उस अफेयर को दिखाने की कोशिश की गई है और उस अफेयर के लिए किसको चुना गया है, ओफिलिया को चुना गया। तो एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री आप कहिए या बात जिसका जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वह कौन है, वह बिलव्ड है। किसकी बिलव्ड है, ओफिलिया की बिलव्ड है। लेकिन सबसे पैथेटिक कैरेक्टर, आप कह सकते हैं कि इम्पैथी भी उसके प्रति होगी जब भी रीडर पढ़ेंगे, इम्पैथी भी हो सकती है। वी फाइंड दिस थिंग, मतलब इतना ज्यादा जो है पैथेटिक कैरेक्टर, वी कांट बिलीव, जिसको कुछ भी नसीब नहीं हुआ, कुछ भी, शी डिडंट गेट इन हर लाइफ, लास्ट में शी कमिटेड सुसाइड। तो अगर ये चीज आता है कि ओफिलिया एक फीमेल कैरेक्टर है और वह ओफिलिया किसकी बिलव्ड है, हैमलेट की बिलव्ड है, व्हाट शी गॉट नथिंग एट ऑल, उसको कुछ नहीं मिला। अब उसके साथ क्या होता है, हैमलेट को जब तक ये नहीं पता चलता कि मेरे फादर का मर्डर मेरे चाचा ने किया, तब तक हैमलेट के माइंड में लव का भूत चढ़ा रहता है। ओफिलिया को समय देते हैं, ओफिलिया को दिन में ही वो जो है खूब खूब खूबसूरत ख्वाब दिखाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो है सितारे तोड़ लाऊंगा, जैसे कि हिंदुस्तान के लवर बिलव्ड को लेके बात करते हैं, सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू। लेकिन जैसे ही हैमलेट के माइंड में
रिवेंज का कॉन्सेप्ट होता है और वो कहते हैं कि नाउ मुझे इसे जमीन पर उतारना है, तो वो ओफिलिया को किनारे रखा। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो रिवेंज मोटिव था, यह एलिजाबेथन एज का एक बहुत बड़ी ड्यूटी थी। किसी के फादर का अगर किसी ने मर्डर कर दिया, तो वो समय का जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में रिवेंज का बहुत महत्व था। मतलब उसको एक बड़ी चीज माना जाता था कि बेटे की ये जिम्मेदारी है कि वह बाप की मृत्यु का बदला ले। तो उस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया। अगर आपने देखा होगा, फ्रांसिस बेकन ने एक किस्से लिखा है ऑफ रिवेंज, जो उसी समय में आता है, उसमें लिखे है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला जंगली न्याय के समान है। मतलब वो सोच बदलने का काम कर रहे थे कि रिवेंज की आग में नहीं हमें जलना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो हैमलेट ने अपनी ड्यूटी, अगर आप कहिए, या उस पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को जिसमें यह कहा जाता था कि रिवेंज एक मोटिव जो है वह एक ड्यूटी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसको पूरा करने के लिए हैमलेट ने अपनी बिलव्ड को किनारे लगा। और उनकी बिलव्ड कौन है? ओफिलिया। अब जब ओफिलिया को उन्होंने किनारे लगा दिया, तो ओफिलिया निराश, हताश, जो एक भारतीय बिलव्ड का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ वैसा ही दिखाने की कोशिश की गई। क्योंकि जब एलिजाबेथन एज का समय होगा, तो वहां पे नारीवादी आंदोलन नहीं रहा होगा कि इस तरह की सिचुएशन रही होगी। लेकिन ड्रामेटिस्ट ने दो कैरेक्टर प्रेजेंट किया है नारी को लेकर के, एक गर्ट्रू और एक ओफिलिया। ओफिलिया एक ट्रेडिशनल नारी की आवाज है, और गर्ट्रू एक मॉडर्न ख्याल की नारी की आवाज है। गर्ट्रू में फेमिनिज्म नजर आएगा, जो इस चीज को सोचती है कि मेरे अगर हस्बैंड मर गए तो मुझे दोबारा शादी करना चाहिए, जबकि उनके बच्चे की उम्र 22 साल है। और किस जमाने में? 16वीं शताब्दी में। तब भी वो शादी शादी कर लेती है। तो ये जो है क्या है कि वह अपनी राइट्स, आप कह सकते हैं कि वो अपने जो है राइट्स के साथ साथ कॉन्शियस है, या आप ये कह सकते हैं कि उनको अपना फ्रीडम, अपनी आइडेंटिटी, उन सब चीजों को लेकर के थी। या एक तरह से उनको ये डर रहा होगा कि मैं एक स्त्री हूं, और एक स्त्री होने के नाते मुझे जो है क्या है, कहीं ना कहीं एक सहारे की जरूरत है। इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, अभी बच्चा मेरा स्टडी कर रहा है, इसलिए मुझे क्लाउडियस से मैरिज कर लेना चाहिए। ओनली फॉर नेम कि वो मेरा हस्बैंड रहेंगे, तो दूसरा कोई आदमी मेरे साम्राज्य पे अटैक नहीं करेगा। ये भी फीलिंग्स हो सकती है, ये भी फीलिंग्स हो सकती है। अब जब ये मैरिज हो गई, तो गर्ट्रू का जो इमेज है, क्रिटिक ये कहते हैं कि गर्ट्रू जो है उसमें लस्ट था, गर्ट्रू में पैशन था, गर्ट्रू में कुछ फिजिकल नीड थी, उसमें कुछ डिजायर्स रही हुई। दिस इज वाई शी मैरिड। लेकिन ओफिलिया का कहा जा रहा कैरेक्टर, ओफिलिया दैट इज अ यंग लेडी, एंड हाउ ओफिलिया हैज बीन ट्रीटेड। तो ओफिलिया उस और औरत के उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उस आवाज को बुलंद करती है जो ट्रेडिशनल है, जो बहुत बोलती नहीं है, जो सताई गई है, जिसकी इच्छाएं मर गई है। और लास्ट में जिसको आप अबला कह सकते हैं, या जिसको आप दुर्बल कह सकते हैं, जिसको आप वीक कह सकते हैं, मीक कह सकते हैं, माइल्ड कह सकते हैं, जो सप्रेस्ड कैरेक्टर है, लास्ट में देयर इज नो ऑप्शन, कुइया में कूद करके जान देगी। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल कुइया, जहां पे भी वो कूदी हो, जो भी रहा हो। तो एक इमेज का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में डेवलप करना पड़ेगा व्हेन यू टॉक एनी कैरेक्टर और एनी हीरो। तो इस तरह से सिचुएशन जो क्रिएट होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू विल कम टू नो कि कैसे कैसे इमेज आती है। नारीवादी जो आंदोलन है, जो 1960 में चला फेमिनिज्म के नाम से, जो अपने हक की, हक अपने हुकूक की बात करते हैं, उसमें जो है कहां तक फिट होती है। ओफिलिया बिल्कुल फिट नहीं होती। ओफिलिया को 0 नंबर माइनस दिया जाएगा, और वो जो बाहर हो जाएगी। तो ये पार्टिकुलर रहा है। ओफिलिया जो है वह किसकी बेटी है? यू विल कम टू नो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो ओफिलिया है, यह पोलोनियस की डाटर है। Polonius, पोलोनियस। ओफिलिया इज द डाटर ऑफ पोलोनियस। जब हमें पता है कि ओफिलिया इज द डाटर ऑफ पोलोनियस, वह पोलोनियस की बेटी है, तो पोलोनियस का क्या काम है? जो काम होरेसियो का हैमलेट के लिए है,
वही काम पोलोनियस का किसके लिए है? क्लाउडियस के लिए। क्लाउडियस के लिए वो जो है अटेंडेंट का काम क्लाउडियस के लिए करते हैं, और किस पर नजर रखते हैं? हैमलेट पर नजर रखते हैं। क्लाउडियस ने स्पेशली उनको अपॉइंट किया है कि एक तो आपकी बेटी उसके साथ लव में है, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन वहां से निकले, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और दूसरा तुम्हें स्पेशल निगरानी उस पर करना है कि व्हाट डज ही थिंक अबाउट मी, वह मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मैं आपको एक समीकरण बता दूं कि आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, किसको रखना पड़ेगा? पोलोनियस को। पोलोनियस के साथ साथ आपका क्लाउडियस को, और क्लाउडियस के साथ साथ एक और कैरेक्टर आएगा, लेयरटीज। जो लेयरटीज है या किसका बेटा है? लेयरटीज इज द सन ऑफ पोलोनियस। इसका मतलब कि पोलोनियस के परिवार में एक बेटा और एक बेटी, ओफिलिया बेटी है और लेयरटीज उनका बेटा है, पोलोनियस उनके अब्बा हुए। लेकिन इनमें से जो बेटी है उसका झुकाव किसके प्रति है? हैमलेट के प्रति है। पोलोनियस कुछ हो या ना हो, लेकिन पोलोनियस की एक बात बहुत अच्छी है कि वह हमेशा जो भी बात कहा है सत्यता के धरातल पे कहा है। वह अपनी बेटी को समझाता है कि तुम एक राजघराने के राजकुमार से लव कर रही हो और मैं उसके यहाँ का नौकर हूं, और ऐसा कभी नहीं रहा है कि इस तरह की चीजें सफल हुई है। लेकिन जो है ओफिलिया उसकी बात नहीं सुनती, कहती है नहीं, आई एम इन लव विद हैमलेट एंड हैमलेट लव्स मी, इट्स अ ट्रू लव। बहुत सारी चीजें वो उसको समझाता है, बहुत सारे डायलॉग से ब्यूटीफुल डायलॉग्स आते हैं, तमाम चीजें आती हैं। और उसका भाई का भी किरदार, जब बहन और भाई के बीच में संवाद होता है, जो डायलॉग चलता है, वह बहुत अच्छा है। मुझे लगता है उसे हर आदमी को समझने की कोशिश करना चाहिए कि रिलेशनशिप को लेकर के कैसे वहां बात की गई। और जो ओफिलिया है एक अच्छी स्पीकर मेरी नजर में, एक अच्छी स्पीकर है, क्योंकि वो भाई की बात को ऐसा नहीं कि सुनती है तो चुप रहती है, या हाँ में हाँ मिलाती है, जवाब देती है, जिसमें एक आर्गूमेंट है, एक लॉजिक है। तो जितना इंटेलेक्चुअल में क्या समवन इज सेइंग की आवाज नहीं आ रही? ठीक है, जिसे आवाज नहीं जा रही है प्लीज डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिलेगा। और बीच में अभी जो है डोंट इंटरप्ट। हाँ, मुझे लगता है नसीम को आवाज शायद नहीं जा रही क्या? आपके एरिया में नेटवर्किंग इशू होगा, नेटवर्किंग इशू बहुत होगा, जी जी, आज थोड़ा सा होगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप इस कंडीशन में देखते हैं, किसको देखते हैं? पोलोनियस को देख रहे हैं, लेयरटीज को देख रहे हैं, ओफिलिया को देख रहे हैं, तो यह एक फैमिली है। इस फैमिली में फादर अपना रोल निभा रहा है, बेटा अपना रोल निभा रहा है, बहन अपना रोल निभा रही है। देर इज अ गुड केमिस्ट्री इन तीनों में। लेकिन फादर की जो ड्यूटी है, वह ड्यूटी किसकी है? एक अटेंडेंट की है, और वह अटेंडेंट किसके है? क्लाउडियस के है, जो एक तरह से हैमलेट का शत्रु नंबर वन है, और हैमलेट उनके होने वाले दामाद भी है। लेकिन जो है फादर ये नहीं चाहते, ओफिलिया के फादर ये नहीं चाहते कि ओफिलिया उनको लव करे, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि राजघराने का लड़का कभी भी जो है एक अपने नौकर की लड़की से मतलब निभ नहीं पाएगी, जो एक प्रैक्टिकल बात है। ये बात वो समझाना चाहते हैं। लेयरटीज भी ये बात बताते हैं। इतना चीजें समझ में आ गई। तो एक तरह से ओफिलिया को हैमलेट नसीब नहीं होते, हैमलेट को ओफिलिया नसीब नहीं होती। दोनों के बीच का जो लव है वह कोई स्प्रिंग नहीं देख पाता। उनके लाइफ में समर आता है, और उस तूफा में जो है दोनों क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ओफिलिया जो है क्या करती है? सुसाइड कर लेती है, और हैमलेट रिवेंज की आग में जलते रहते हैं, अपने अंकल से बदला लेने में। वो भी लास्ट में लेयरटीज के थ्रू मारे जाते हैं। एक चीज, अब उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान में रखना है। वह कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है? कि हैमलेट ने अपने होने वाले ससुर पोलोनियस, ओफिलिया के फादर का मर्डर किया।
अब आप कहेंगे उनको क्या जरूरत पड़ गई, उन्होंने क्या बिगाड़ा था, क्यों मर्डर कर दिया? इसलिए मर्डर कर दिया कि जब हैमलेट अपनी माँ से कंप्लेन कर रहा था कि माँ, मेरे फादर का जो मर्डरर है मेरे चाचा है और आपने उन्हीं चाचा से मैरिज कर लिया, इट्स नॉट अ फेयर थिंग, इट्स नॉट अ फेयर गेम, यह कहीं से अच्छी बात नहीं है। ये चीज जो है क्या होता है वह उसमें कहती है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, जब ये बात हो रही थी तो पोलोनियस पर्दे के पीछे छुप करके माँ और बेटे की बात को सुन रहे थे, माँ और बेटी की बात को सुन रहे थे। हैमलेट ने यह सोचा कि पर्दे के पीछे जो आदमी छुपा हुआ है यह शायद मेरा चाचा क्लाउडियस है, और उन्होंने बगैर देखे हुए तलवार निकाली, उन्हें मार दिया। तो यू फाइंड व्हाट दिस वाज द फर्स्ट मर्डर इन द प्ले। एक मर्डर तो किंग हैमलेट का हुआ तो अपनी जगह है, लेकिन एक जो मर्डर हैमलेट के हाथ होता है या किसका, पोलोनियस का। जब हैमलेट ने पोलोनियस को मार दिया तो क्लाउडियस को डर और सताने लगा कि हैमलेट बदले की आग में जल रहा है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं। हैमलेट को एक और मौका मिलता है चाचा को मारने का, लेकिन उस समय वो प्रेयर करते रहते हैं और हैमलेट ये कह के छोड़ देता है कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। इसका मतलब उस समय की यह विश्वास था कि प्रेयर करते हुए आदमी का कत्ल नहीं करना चाहिए, और आज भी ऐसी मान्यता है। अगर कोई प्रेयर करता रहता तो शायद उसको पुलिस ही नहीं गिरफ्तार करती जब तक कि वह प्रेयर कर नहीं लेता। जी शिवपाल जी, आप कुछ कह रहे थे। सो एक जो पॉइंट या एक जो पॉइंट निकल करके आता है, एक जो सिचुएशन निकल करके आती है कि ये पार्टिकुलर चीज हमारे सामने है। अब उसके बाद पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लाउडियस बहुत ही माइंडेड है, वो उस तरह का विलेन नहीं है कि बहुत बहादुर होगा, तलवार निकालेगा, उसके बाद सामने युद्ध के मैदान में। ही इज नॉट एन ओपन एनिमी। जो ओपन एनिमी होता है उसकी हर चाल से आप वाकिफ होते हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इयागो और क्लाउडियस जैसे एनिमी को चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दे आर द हिडन एनिमी, यू डोंट नो व्हाट द प्लान दे हैव, व्हाट द गेम दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट यू। अब इसको एक मौका मिलता है क्लाउडियस को, और क्लाउडियस जो है पोलोनियस के बेटे लेयर्टीज को हैमलेट के खिलाफ खड़ा कर देता है और कहता है कि पोलोनियस तुम्हारे अब्बा का मर्डरर, तुम्हारे फादर का मर्डरर कौन है, हैमलेट, उसी ने मर्डर किया। अब दो नवयुवक अपने अपने फादर के मौत का बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं सामने आते हैं, और एंड में यह ड्यूल में तब्दील हो जाता है। उस ड्यूल के भी पीछे किसका मास्टरमाइंड था? ड्यूल, द्वंद्व युद्ध, उसके भी पीछे मास्टरमाइंड क्लाउडियस का ही था। लेयटीज भी मारे जाते हैं, हैमलेट भी मारे जाते हैं, और गर्ट्रू भी दुनिया छोड़ के जाती है। आपका क्या कहते हैं कि क्लाउडियस भी मारे जाते हैं, पोलोनियस पहले मारे जा चुके हैं, ओफिलिया पहले ही जो है आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से जो है, जो एक कॉन्सेप्ट है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में इन द एंड ऑफ द प्ले द स्टेज इज लिटर्ड विथ कॉर्प्सेस, जो स्टेज है उस पर पूरी डेड बॉडी बिखर जाती है, इस तरह का मंजर यहाँ पे दिखाया जाता है। तो एक तो ये मैंने कुछ बातें आपको लेकर के बताई कैरेक्टर्स को लेकर के, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कैरेक्टर को लेकर के। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि एक इसमें कॉमिक कैरेक्टर है जिसका नाम ऑस्ट्रिक है, OSRIC। ऑस्ट्रिक इज अ कॉमिक कैरेक्टर, OSRIC। और यह जो है किसके दरबार में है? किंग क्लाउडियस के दरबार में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि होरेसियो जो है वह क्या है, अटेंडेंट है, किसके अटेंडेंट है? हैमलेट के अटेंडेंट। मैंने आपको ये बताया था कि लेयटीज किसके बेटे हैं? पोलोनियस के बेटे हैं, और भाई किसके हुए? ओफिलिया के हुए। इसके अलावा जो है एक और चीज है, एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है फार्टिन ब्रास। जो फार्टिन ब्रास है वह प्रिंस ऑफ नॉर्वे है।
जहां पे एक ये भी गेम खेला जाता है कि वो शायद अटैक करने वाले हैं। एक और गेम खेला जाता है कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे डेनमार्क पर अटैक करने वाले हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन क्लाउडियस के द्वारा तैयार की जाती है। तो यू विल कम टू नो कि क्लाउडियस जो है वह क्या है, कॉन्स्पिरेटर है। कॉन्स्पिरेटर जो होगा वह कभी ओपन एनिमी नहीं होगा, वो पूरा प्लान बनाएगा और प्लान बना करके वह सारी की सारी चीजें करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा, जैसे आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि क्लाउडियस का मर्डर कैसे हुआ, गर्ट्रू कैसे मरी, ओफिलिया किस जगह पे। तो ये पूरी सीन जो है, ये पूरी सीन नरेट कर पाना यह अपने में बहुत संभव नहीं है। ये तो आपको पता है सब, लेकिन जब आप उसको मूवी को देखेंगे तो वो पूरा सीन आपके सामने मंजर आएगा कि कैसे हुआ। अगर आपको याद होगा, शाहिद कपूर की एक मूवी इस पर बनी थी, और उस मूवी का नाम था मैं किस, हैदर, हैदर, हैदर। अगर कुछ नहीं मौका मिलेगा तो हैदर ही देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि 11 प्ले का आपको मूवी देखनी है, चाहे वह मूवी इंडिया में बनी हो, चाहे वह यूट्यूब पे हो, चाहे जिस रूप में हो, 11-12 प्ले आपको देखना पड़ेगा। उससे पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इतनी मोटी किताब पढ़ने से बेहतर है कि 3 घंटे 2.5 घंटे की मूवी देख करके आप पूरा का पूरा अपने माइंड में बसा लीजिए। क्योंकि शोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टेलिंग। शोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टेलिंग। तो एक पार्टिकुलर चीज आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो फॉर्टिन ब्रास है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, और ऑस्ट्री के एक कॉमिक कैरेक्टर है। कुछ और भी कैरेक्टर्स है, जैसे रोसेन फ्रांस है, गिल्ड ईस्टर्न है, वॉल्टमिन है। उनका जिक्र यहाँ पे एज अ छोटे मोटे कैरेक्टर के रूप में किया गया है। कुछ जो है सीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सीन तो ग्रेव, मतलब सीन जो इसमें है, ग्रेव डिगर सीन, ननरी सीन एक है, NUNNERY। जो ननरी सीन है या किससे रिलेटेड है, ननरी सीन इज रिलेटेड टू whom, ओफिलिया। ओफिलिया लास्ट में कहती है कि मैं जो है नन बन जाऊंगी। आई डिडेंट फाइंड हैमलेट, आई हैव ओनली वन वे, कि मैं जो है दुनिया की माया मोह को छोड़ करके एक मैं नन बन जाऊं। ननरी सीन का है। उसके अलावा प्ले विद इन प्ले है, इसको लेकर के हम लोगों ने अभी बात किया ही आपसे। फार्टिन ब्रास आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि फार्टिन ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे। दूसरा चीज, प्ले विद इन प्ले में जो है ऑस्ट्रिया के किंग गोंजालो और उनकी वाइफ बैप्टिस्टा की कहानी का जिक्र किया गया है, उस रोल को लेकर के वो करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि TS इलियट ने कहा है कि यह जो है क्या है, हैमलेट जो है यह एक ऐसी ट्रेजिडी है जिसमें कि आर्टिस्टिक फेल्योर है। और ये चीज उन्होंने किसके आधार पे कहा है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के तर्ज पर कहा है। और जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये उन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है कि हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज। हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज, एक इसका स्टेटमेंट है, जॉन ड्राइडन का स्टेटमेंट है। और मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है कि हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ डिले। हैमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ डिले, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है। किताब के पेज नंबर 69 पर आपको मिलेगा। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस पर। देखिए, जब आप इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करते हैं तो उसका कोई और छोर नहीं होता, और ये जरूरी नहीं है कि इसी प्ले से पूछा जाए। इस प्ले से एक भी आ सकता है, इस प्ले से दो भी आ सकता है, लेकिन जितना संभव है उतना आपको बता दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट जो लाइंस है वो हर आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हर आदमी के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वह किस पर डिपेंड करता है, लास्ट ईयर की जो लाइंस पूछी गई है उसको आपने कितना कवर किया, या जो है आपने जो पेपर सॉल्व किया, या जो बुक आपको मिली आपने उसमें कितना किया, ये सब चीजें। और खासकर ड्रामा में वही लाइनें पूछी जाती है जो सालिलिकी के रूप में होती है। तो 7 सालिलिकीज है हैमलेट में, और वे जो 7 सालिलिकीज है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, वो हर आदमी को पता होना चाहिए। तो यू विल कम टू नो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन। फ्राइल का मतलब होता है कमजोर।
औरत जो होती है वह कमजोर होती है। फ्राइटी दाई नेम इज वुमेन, यह एक वाद और विवाद चलता है, और ये ब्लेम लगाते हैं, कौन लगाते हैं? हैमलेट अपनी माँ के ऊपर लगाते हैं, उनके कैरेक्टर को लेकर के। या जो है औरत बड़ी कमजोर होती है, उसका कोई भी बहका सकता है, कोई भी, लेकिन बट रियल में ये एक मेल ओरिएंटेड थॉट है, पैट्रियार्की का थॉट है। ना कोई कमजोर है ना कोई मजबूत है, पुरुष भी बहुत कमजोर है और औरत भी बहुत मजबूत है। क्योंकि मैं जेंडर का आदमी हूँ, इसलिए मैं इस पे बहुत बात कर सकता हूँ। जेंडर स्टडीज से मतलब मेरा कहने का मतलब है, और कभी मौका मिलेगा तो आई विल डिलीवर अ लेक्चर जेंडर को लेकर के जरूर। और क्योंकि ये दूसरा पॉइंट बनेगा, लेकिन मैंने एक एक्सप्लेन ये जरूर किया कि फ्राइटी दाई नेम इज वुमेन या हैमलेट का स्टेटमेंट है, और ये हैमलेट जो है उसमें उन्होंने ये चीज बताया। एक और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पोलोनियस अपने बेटे से कहते हैं, ध्यान से रखिएगा कि पोलोनियस अपने बेटे, उनका बेटा भी पढ़ने जाता है, तो बाप होने के नाते वो अपने बेटे को समझाते हैं कि देखो बेटा, सब कुछ करना, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरी एक नसीहत है, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर, ना तो किसी से पैसा उधार लेना और ना ही किसी को पैसा उधार देना। यह एक प्रैक्टिकल उन्होंने, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर। फिर वो कहते हैं कि वुड बी फॉर लोन ऑफेंस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, क्योंकि इस तरह का लोन जब आदमी लेता है तो यह जो है उस दोस्त को भी बर्बाद कर देता, मतलब दोस्ती भी खत्म कर देता है, और जो लोन लेने वाला आदमी है वो भी जो है किसी काम का नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि नीदर बी अ बारोवर नारा लेंडर, क्योंकि यह चीज जो है रिश्ते खत्म कर देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने बताई है, चाहे फ्राइडे दाई नेम इज वुमेन हो, चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट किसका है? पोलोनियस का, जो मैंने आपसे जिक्र किया। फिर जो है पोलोनियस का ही एक और स्टेटमेंट आता है, वह है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइस। आप अपने बहुत, इसको मैं अक्सर करके अपने स्टूडेंट को, जब भी मैं क्लास बीए फर्स्ट ईयर हमारे यहाँ नया बैच आता है, तो मैं उनको जरूर ये नसीहत कहिए देता हूँ, या मैं कोट करता हूँ कि गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू योर वाइस। आप अपने कान सबको दीजिएगा, लेकिन अपनी जुबान कम लोगों को दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप एक अच्छे लिसनर बनिए, तब जाकर के एक अच्छी स्पीकर बनिए। या आप ये कह सकते हैं कि अपने कानों को खुला रखिए, जुबान को बंद रखिए। कान को खुला रखने का मतलब कि आप वॉच करिए, आंखों से वॉच करिए, कानों से सुनिए कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन कम बोलिए, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला आदमी जो है वह बहुत जल्दी अपने कैरेक्टर को लोगों के बीच में गिरा देता है। ये एक प्रैक्टिकल, इसीलिए मैंने कहा ना कि पोलोनियस का जब जो रोल है, मैडम यू विल गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइज, यू विल गेट इट इन पेज नंबर 69, बुक का ही मैं देख के बोल रहा हूँ। हैमलेट का एक और डायलॉग आता है, टू बी आर नॉट टू बी, ऐसा है या नहीं है? टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। है या नहीं, है या नहीं, यह एक डायलेमा की स्थिति है। और यह डायलेमा प्रोबेबली इस चीज से रिलेटेड था कि वेदर जो चीज गोस्ट के द्वारा बताई गई कि क्लाउडियस इज द मर्डरर ऑफ माई फादर, ऐसा हो है या नहीं भी, टू बी आर नॉट टू बी, प्रोबेबली इस चीज को वहां से जोड़ा जा सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। फिर हैमलेट का एक और डायलॉग आता है, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ नोबल इन रीजन, यह रिनेशा को लेकर के बात की गई है। हाउ वियरी स्टेल फ्लैट अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूज सॉफ्ट दिस वर्ल्ड। हैमलेट ये कहते हैं कि मैन कितना नोबल है, हाउ नोबल, मैन कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ प्राणी है। तो मैन की तारीफ की गई, और मैन की तारीफ कब से शुरू होती है? रिनेशा से। इसीलिए मैंने पहले रिनेशा और उस एज को बताया, तब मैंने शेक्सपियर को लिया। रीजनेबल क्रिएचर कहा गया उसको। फिर हैमलेट जो है क्या करते हैं कि इतना उदास है, इतना परेशान है कि वो जो है डिसीजन नहीं ले पाते, वो उनको लगता है जिंदगी में कुछ है ही नहीं है। तो उस उदासी का जिक्र उन्होंने एक साली लिखी में किया है, हाउ वियरी, हर चीज मुझे थकी हुई लग रही है। स्टेल, बासी लग रही, बासी का मतलब डिसइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं है। फ्लैट, बेकार है। अनप्रॉफिटेबल, किसी चीज में कोई लाभ नहीं नजर आ रहा है।
ऑल द यूज ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया का जो ये निजाम है, दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अब हेमलेट को ना तो ओफिलिया के लव में कोई इंटरेस्ट है, एक ही चीज माइंड में चल रहा हुआ क्या है, रिवेंज रिवेंज रिवेंज। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो, कई सारे डायलॉग है। एक है टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम, आ देर इज रफ फार इन दैट स्लीप ऑफ डेथ वेयर ड्रीम्स मे कम। हेमलेट कहते हैं कि टू डाई या टू स्लीप, मैं सो जाऊं या मैं मर जाऊं, मरना ज्यादा बेहतर है या सोना ज्यादा बेहतर है। टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम, सोने में केवल ख्वाब नजर आएगा। आह देर इज रफ फॉर दिस दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स में कम, लेकिन सच्चा ख्वाब तो जो है स्लीप ऑफ डेथ के बाद ही आएगा। स्लीप भी दो तरह का है ना, एक तो चंद घंटों के लिए सोना, उसमें कुछ ख्वाब तो आते रहते हैं, लेकिन वे ख्वाब भी आपको बेचैन करेंगे, आदमी को रेस्ट कब मिलेगा, स्लीप ऑफ डेथ के बाद मिलेगा। तो जो फिलॉसफी आप देख रहे हैं, जो कहा गया ऊपर की हैमलेट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल कैरेक्टर्स, यह जो है अपने में बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्ट इट यू विल कम टू नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो हैमलेट का ही है। वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट्स सो। ना तो कोई चीज अच्छी है, ना ही कोई चीज बुरी है, बल्कि आदमी को सोचने का तरीका उसको अच्छा या बुरा बनाता है। वो कहते हैं देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। नथिंग मतलब कोई भी चीज ना तो अच्छी है ना ही बुरी है, बल्कि आदमी को क्या करता है कि उसको जो सोचने का तरीका वही उसको बनाता है। कई बहुत सारी चीजें हैं। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, इस पर उन्होंने बात किया। अ ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो, करें जो ड्रामा है यह कुछ नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक छाया है। जीवन जो हम जी रहे हैं, उसका अक्स, उसकी चीजें हमें कहाँ पे नजर आती है, उसी ड्रामा में नजर आती है। तो अ ड्रामा इटसेल्फ इज नथिंग, बल्कि उन्होंने कहा कि अ ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो, जो ड्रामा है यह अपने में क्या है, एक शैडो। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप सारी और चीजों को पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कौन बोला है, बल्कि लाइन जो आती है वो ये आती है कि वो किस प्लेस से आई है, किस प्लेस से आई है। और एक चीज मैं आपको और कह दूं, आप एक्ट और सीन के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्ट और सीन के, यद्यपि मैं पहले वाले बैच में एक्ट और सीन को लेकर के थोड़ा सा फैसिनेट था, लेकिन मैंने पूरा एक निष्कर्ष निकाला कि उस पर कुछ नहीं, एक ही स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये किस प्लेस से है या कभी कभार किसने बोला है। क्योंकि एक्ट और सीन जब आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, पूरा डायलॉग आता है, वहां पर जो है आदमी कंफ्यूज हो जाता है, नई चीजें हो पाती। तो हर लाइन का एक्ट और सीन याद करने के मतलब आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा पेन लेंगे। कोई लाइन अगर पूछी गई है कहीं पे आपको मिल जाता है, फेमस है, तो अपनी जगह है। तो इन दिस वे आई हैव डन, एंड यू विल कम टू नो कि ज्यादातर जो है इसमें जो बातें हुई है उसको आपको जो है क्या करना वो करना है। जैसे ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, ये पूछा जा चुका है। अ ड्रामा इटसेल्फ इज बट अ शैडो, द एम्बिशन इज मियरली द शैडो ऑफ अ ड्रामा, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं यह ड्रामा की छाया है। मतलब जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं जो ड्रामा हम करते हैं, वो सारा का सारा हमारी अपनी चीजें नजर आती है, हमारी लाइफ में नजर आती है। उसके बाद ये एक फ्रेज है, जब आप ये कहते हैं कि ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, तो समझने की कोशिश करिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीविटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रीविटी से मतलब क्या है, और कोई? नहीं, बहादुरी के सेंस में ना जाइए मैडम, उसमें ब्रीविटी का मतलब शॉर्टनेस, संक्षिप्तता से। और कोई कुछ? दोज हु हैव डन पीजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कोई है? ठीक है। देखिए, जब आप विट की बात करते हैं मैडम, या कोई भी, तो विट का जो संबंध है वह किससे होता है, वह विट का सीधा रिलेशन किससे जुड़ता है, दैट यू फाइंड कि वह माइंड से होता है।
लेकिन इसमें कहा गया कि ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। जो ब्रीविटी है वह आपका क्या है, वह आपका सोल ऑफ विट है। यहाँ ब्रीविटी का मतलब जो है किससे, हेलो, या अगर आप थोड़ा सा इस चीज पे जाएंगे, देखिए वो संक्षिप्तता से भी है, उससे भी रिलेटेड है, बट अल्टी, या अतुल जी, ठीक है, क्विक, उससे भी है, ठीक है, ये भी चीजें। देखिए होता क्या है कि जब ये चीजें आई तो एक जैक्स देरेदा ने कहा कि, जैक्स देरेदा ने एक चीज कहा था अपनी किताब में ऑफ ग्रामेटोलॉजी में कि देयर इज नो फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ लाइफ। इसलिए मैं इतने चीजों को पूछ रहा हूँ, और जब आप इस चीज को निकालेंगे या इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो जो सोल का जो ब्यूटी है, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट का मतलब ये कहीं ना कहीं जो आपका इमोशंस है, जो आपका फीलिंग्स है, या जो क्विक डिसीजन आपको लेना चाहिए, वो आपको अपने सोल को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब आप माइंड को अप्लाई करते हैं तो माइंड आपको डायलेमा में ले जाता है। माइंड आपको क्या करेगा, डायलेमा में, जैसे उन्होंने जब कई बार उनको चांस मिला, तो चांस मिलने पर ये चीज हुआ कि जो है ये चीज हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो डिले इन एक्शन। तो उन्होंने कहा कि वट एवर जो चीजें हैं, उस पार्टिकुलर चीज को हमें किससे करना चाहिए, उस पार्टिकुलर चीज को हमें सुनना चाहिए, किससे, सोल के वाइस से जो है। इस पार्टिकुलर चीज को उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें शेयर करने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने